नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भाग 3 केंद्र सरकार की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, जो कि करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट और अपना हाई कोर्ट। ठीक, और इस वीडियो में बात करेंगे हम न्यायिक सक्रियता की, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म की। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 1 मिनट लगेगा, इससे हमारी सारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच। बात करते हैं न्यायिक सक्रियता की। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका में पैदा हुई और विकसित हुई। यह शब्दावली पहली बार, इस शब्द का प्रयोग पहली बार 1947 में ऑर्थर शेल्सिंगर जूनियर, एक अमेरिकी इतिहासकार एवं शिक्षा प्रदायक द्वारा प्रयुक्त हुई। ठीक, और जो न्यायिक समीक्षा है ये भी अमेरिका में ही पैदा हुई थी और न्यायिक सक्रियता ये भी अमेरिका में पैदा हुई थी। ठीक, भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य आया। ठीक, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, जो कि पीआईएल से संबंधित भी हैं, उनकी बात हम आगे करेंगे, न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी तथा न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी। इन सब ने मिल। बात करते हैं न्यायिक सक्रियता के अर्थ की। न्यायिक सक्रियता का आशय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका लेने से है। ठीक, दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों, विधायिका एवं कार्यपालिका, को अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाध्य करना। ठीक, जो उनको संविधान द्वारा दायित्व दिए गए हैं उनको दायित्वों के लिए बाध्य करना। ठीक, न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता भी कहा जाता है और यह न्यायिक संयम के बिल्कुल विपरीत है, जिसका अर्थ होता है, न्यायिक संयम का अर्थ होता है न्यायपालिका द्वारा अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखना। ठीक, करते हैं न्यायिक सक्रियता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। पहला, न्यायिक सक्रियता न्यायिक शक्ति के उपयोग का एक तरीका है जो कि न्यायाधीश को प्रेरित करता है कि वह सामान्य रूप से व्यवहार्यता, सख्त न्यायिक प्रक्रियाओं एवं पूर्व नियमों को प्रगतिशील एवं नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में त्याग दे। ठीक, इसमें ऐसे निर्णय देखने में आते हैं जिसमें सामाजिक अभियंत्रण अथवा इंजीनियरिंग होता है। अनेक अवसरों पर विधायिका एवं कार्यपालिका संबंधी मामलों में दखलंदाजी भी होती है। दूसरा, न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका का वह चलन है जिसमें व्यक्ति के अधिकारों को ऐसे निर्णयों द्वारा संरक्षित या विस्तारित किया जाता है जो कि पूर्व नियमों या परिपाटियों से अलग हटकर होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं न्यायिक सक्रियता के औचित्य की। डॉक्टर बी.एल. वधेरा, सॉरी यहाँ पर मधीरा लिख गया है गलती से, मधीरा नहीं है, वो है डॉक्टर बी.एल. वधेरा के अनुसार न्यायिक सक्रियता के कारण निम्नलिखित उन्होंने दिए हैं। पहला, उत्तरदायी सरकार उस समय लगभग ध्वस्त हो जाती है, खत्म हो जाती है जब सरकार की शाखाएं, विधायिका एवं कार्यपालिका अपने अपने कार्यों का निष्पादन नहीं कर सकती, तो संविधान तथा लोकतंत्र में नागरिकों का भरोसा टूटने लगता है। ठीक, यदि मान लो आपने कोई सरकार चुनकर भेजी, वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर पा रही, तो भैया आपका तो भरोसा टूटेगा ना। ठीक, दूसरा, नागरिक अपने अधिकारों एवं आज़ादी के लिए न्यायपालिका की ओर दिखता है। न्यायपालिका पर पीड़ित जनता को आगे बढ़कर मदद पहुंचाने का भारी दबाव बनता है। ठीक, भैया जैसे मुझे कोई समस्या है मान लो, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं जाऊंगा कोर्ट में। ठीक, तो मुझे ये आशा है ना कि भैया जो न्यायपालिका है वो मेरी मदद करेगी, और वो मेरी मदद करेगी तो उस पर दबाव बनेगा। तीसरा, न्यायिक उत्साह अर्थात न्यायाधीश भी बदलते समय के समाज सुधार में भागीदार बनना चाहते हैं। इससे
जनहित याचिकाओं को हस्तक्षेप के अधिकार के तहत प्रोत्साहन मिलता है। भैया जो न्यायाधीश हैं वो भी बदलते समय के साथ कहते हैं कि हाँ भैया हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, आप एक PIL डाल दो, उसके बाद हम इस पर फैसला करेंगे। बात करते हैं चौथे की। भारत के संविधान में स्वयं कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें न्यायपालिका को कानून बनाने की गुंजाइश है या एक सक्रिय भूमिका अपनाने का मौका मिलता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेस्ट संविधान है क्योंकि इसमें बहुत पहले ऐसी चीज़ें सोच ली गई थी जो आज के टाइम पर आकर रिलेवेंट हैं। ठीक, मतलब जो आज के समय को मैच खाती हैं। बात करते हैं न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरकों की। उत्प्रेरक वो होते हैं जो भैया काम करने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं कि भैया आप जाओ ये काम करो। उपेंद्र बख्शी प्रमुख न्यायविद ने निम्नलिखित प्रकार के सामाजिक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रेखांकित किया है जो न्यायिक सक्रियता को बढ़ाते हैं, प्रेरणा देने का काम करते हैं। पहला, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता। ये समूह मुख्यतः नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से जुड़े मामले उठाते हैं। दूसरा, जन अधिकार कार्यकर्ता। तीसरा, उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता। ये समूह राजनीति एवं आर्थिक व्यवस्था की जवाबदेही के ढांचे में उपभोक्ता अधिकार संबंधी मामले उठाते हैं। ठीक। चौथा, बंधुआ मजदूर समूह, जो बंधुआ मजदूरों की समस्याएं हैं इनके द्वारा लाई जाती हैं। पांचवा, पर्यावरणीय कार्यवाही के लिए नागरिक। तो ये भैया सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूं मैं तो इसको। क्यों? क्योंकि आजकल जो स्थिति हो गई है, यदि नेताओं के हाथ में सब कुछ रहता तो वो भैया हर जगह शहर बना देते, अच्छी अच्छी रोड बना देते, पेड़ पौधे सब काट देते। तो क्या है, जो पर्यावरणीय कार्यवाही के लिए जो नागरिक होते हैं ये उन चीज़ों का विरोध करते हैं कि भैया इससे हमारे पर्यावरण का क्या होगा। तो जो कुछ थोड़ा बहुत पर्यावरण बचा हुआ है इन्हीं के कारण बचा है। बात करते हैं छठवें की, वृहद सिंचाई परियोजना के विरुद्ध नागरिक समूह। इन कार्यकर्ताओं को भारत की न्यायपालिका से यह अपेक्षा होती है कि वह वृहद सिंचाई परियोजनाओं को रोक दें जो कि दुनिया की किसी भी न्यायपालिका के लिए असंभव है। ठीक। सातवां, बाल अधिकार समूह। ये लोग बालकों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अधिकार की बात करते हैं। आठवां, हिरासती या परिरक्षण अधिकार समूह। इनमें कैदियों के अधिकार, राज्य के संरक्षक, परिरक्षण या हिरासत में महिलाएं तथा निवारक बंदीकरण से प्रभावित व्यक्तियों के लिए की जाने वाली सामाजिक कार्यवाहियां शामिल हैं। नौवां, निर्धनता अधिकार समूह। ये ऐसे समूह होते हैं जो गरीबों के अधिकार की बात करते हैं कि भैया गरीबों को पीने का पानी मिले, उनको खाना मिले, ठीक, और भी उनको कपड़े वगैरह मिलते रहे। बात करते हैं 10वें की, मूलवासी जन अधिकार समूह। ये समूह वनवासियों, मतलब जो लोग जंगलों में रहते हैं, ठीक, और संविधान की 5वीं एवं 6वीं अनुसूचियों में जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की बात करते हैं। बात करते हैं 11वें की, महिला अधिकार समूह, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ये समूह लैंगिक समानता, लिंग आधारित हिंसा एवं उत्पीड़न, बलात्कार तथा दहेज हत्या जैसे मामलों पर आंदोलन करते हैं। पहला, पर्यावरण सबसे ज़्यादा जरूरी है, और दूसरा, महिला अधिकार समूह जो हैं ये सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं। ठीक, आप लोग देख भी रहे होंगे अभी जैसे आसपास का माहौल, तो ये दोनों बहुत आवश्यक हैं। 12वें की बात करते हैं, बार आधारित समूह। ये समूह भारतीय न्यायपालिका की स्वायत्तता तथा जवाबदेही संबंधी मुद्दों के लिए आंदोलन करते हैं। 13वां, मीडिया स्वायत्तता समूह। ये समूह प्रेस के साथ ही राज्य के स्वामित्व वाले जन माध्यमों की स्वायत्तता एवं जवाबदेही पर एकाग्र रहते हैं। बात करते हैं 14वें की, वर्गीकृत अधिवक्ता आधारित समूह। इस कोटि में प्रभावशाली वकीलों के समूह आते हैं जो विभिन्न मुद्दों के लिए आंदोलन करते हैं। बात करते हैं न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम। न्यायिक संयम का अर्थ क्या होता है? न्यायिक संयम अमेरिका में न्यायिक सक्रियता तथा न्यायिक संयम
ये दो वैकल्पिक न्यायिक दर्शन हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। न्यायिक संयम के पैरोकार मानते हैं, मतलब जो न्यायिक संयम है इसको बढ़ावा देने वाले मानते हैं कि न्यायाधीश की भूमिका सीमित होनी चाहिए। उनका काम इतना बताना है कि कानून क्या है, कानून बनाने का काम उन्हें विधायिका एवं कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा न्यायाधीशों को किसी भी स्थिति में अपने निजी राजनीतिक मूल्यों एवं नीतिगत एजेंडे को अपने न्यायिक विचार पर हावी नहीं होने देना चाहिए, जो कि सही बात है। ठीक, और इस विचार के अनुसार संविधान निर्माताओं के मूल इरादे एवं उनसे संबंधित संशोधन स्पष्ट एवं जानने योग्य हैं और न्यायालयों को इन्हीं से निर्देशित होना चाहिए। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे हम जनहित याचिका की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। थैंक यू।